जेल भरो आंदोलन। और शुरुआत करेंगे एक सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले कई दिनों से मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी बचा लो, लेकिन आज ये नहीं कह रहे हैं बचा लो, आज कह रहे हैं मिला लो मोदी जी। यानी भारत में पाकिस्तान को मिला लो, भारत में पीओके को मिला लो। अब ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि मोदी के राज में रहेंगे तो सुख शांति के साथ रहेंगे, 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ होगा। सुनिए जरा। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। पाकिस्तान से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर तक लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता नजर आ रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के लोगों को पता है मोदी ही है जो अब उन्हें बचा सकते हैं। ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। मोदी ही पाकिस्तान की भुखमरी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा बुरे हाल तो पीओके के हैं, जिसे शहबाज ने दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया है। पीओके के लोग तो भारत के साथ, मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो अबूरी हुकूमत है वो फिर भारत के साथ मुज़ाकरात का आगाज करेगी कि किस तरीके से अब जो है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। पीओके के साथ पाकिस्तान के लोग भी भारत से अलग होकर अफसोस कर रहे हैं। मोदी जैसे नेता को देखकर पाक के लोग अपने मुकद्दर को रो रहे हैं, सोच रहे हैं काश आज मोदी हमारे पास होते या हम भारत के साथ होते तो हम दाने दाने को मोहताज ना होते। बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहां से कहां होना था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि भारत में मिलना है। अगर पीओके का हिस्सा और पाकिस्तान का हिस्सा मिल जाएगा तो फिर कैसा नक्शा होगा, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का नक्शा देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उन्हें मिल जाना है, तो ये देख रहे हैं भगवा लाइन जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है, ये हो जाएगा भारत का नक्शा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें भारत में मिलना है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मोदी राज बेहतर है, हमें मोदी राज के साथ मिलना है, मोदी राज के साथ जुड़ना है। आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में लोग ये बात क्यों कह रहे हैं। लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, क्योंकि वहां के हालात पाकिस्तान से ज्यादा खराब है पीओके के हालात, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात। वहां इसलिए लोग मोदी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये लोगों को आप देख रहे हैं, उनकी नजर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है। और ये शहबाज शरीफ का दुआ मांगकर थक गए, उन्हें पता है कुछ नहीं मिलना। पीओके में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए, लोगों को खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं मिल रहा। आरोप है कि शहबाज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सप्लाई रोक दी है, लोगों को खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं है। आरोप है शहबाज ने सब कुछ रोक रखा है और सरकारी सब्सिडी डिपो पर तो ताला लटका दिया गया। न आटा सस्ता मिल रहा है, न पैसे देने को मिल है लोगों के पास। हालात ऐसे, एक दिन में गेहूं 1200 रुपए महंगा हो गया। पीओके के तमाम शहरों में शहबाज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आईएमएफ ने शहबाज से टैक्स बढ़ाने की सलाह दी थी। शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की सभी शर्तें मान ली हैं और कर्ज को लेकर आईएमएफ शर्तों पर भी खुलासा हुआ है। दावा यह है कि जो अमीर हैं उनको टैक्स के लिए कहा गया है, लेकिन बढ़ा दिया गया गरीबों का टैक्स। आईएमएफ ने कहा सरकारी और निजी वर्ग पर टैक्स लगाए, लेकिन जिनकी कमाई ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स वसूलें, यह कहा गया। पाकिस्तान में जो लोग गरीब हैं उन्हें छूट दी जाए, यह कहा गया। लेकिन शहबाज ने गरीबों पर टैक्स का बम फोड़ दिया है। ऐसा इसलिए
क्योंकि शाहबाज का वोट बैंक है उद्योगपति, रईस, कारोबारी, बड़ा वर्ग। शाहबाज के समर्थक रिटेल और रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं। बड़े उद्योगपतियों को शाहबाज ने ऊर्जा टैक्स सब्सिडी दे दी। शाहबाज टैक्स बढ़ाकर वोटर को नाराज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान ने भी शाहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अक्टूबर में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में शहबाज शरीफ की कुर्सी जाना तय है। शाहबाज ने IMF की शर्तें नहीं मानी, इसलिए कर्जा नहीं मिला। यह खुलासा पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट से हुआ है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के वो लोग, POK के वो लोग, वो एक्टिविस्ट जो कह रहे हैं भारत से मिलना बेहतर है। फिलहाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान बकौल पाकिस्तानी वजीर दिफा आसिफ ख्वाजा के दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। गोल एंड फाइनल गोल क्या है वो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त फाइनल गोल जो है वो अचीव करने के लिए कोई भी ऐसी सियासी जमात या कैंपेन ग्रुप इतना ताकतवर नहीं है कि वो अवाम को अपने पीछे लगा के उस हतमी गोल को हासिल कर सके। रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो बहुत बड़ा है आपसे। हमारे पास ना खाने को आटा है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास तालीम है और ना ही हमारे पास सेहत की सहूलत है और ना ही हमारे पास सफरी जो जरूरत की सड़कें हैं, ना ही वो है। इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते। आइए, लोगों को आपने सुन लिया, लोग क्या कह रहे हैं। अब करगिल में यानी POK में जो लोग रहते हैं वो नारे लगा रहे थे, एम्बियंस दीजिए। लोग नारे लगा रहे हैं कि करगिल का रास्ता खोल दो, भारत में जाना है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पिछले दिनों नारा लगा रहे थे, कह रहे हैं करगिल का रास्ता खोल दो। फुल स्क्रीन लीजिए, सुनाइए जरा। लोग कह रहे हैं उस तरफ जाना है। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार। तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग हैं, कह रहे हैं आर पार खोल दो, भारत में मिलना है। लेकिन क्या भारत मदद करेगा? पहली बार भारत ने बताया कि वो पाकिस्तान की मदद करने वाला है या नहीं। भारत का टेक है, भारत का कहना है पाकिस्तान का भविष्य उसके कार्यों पर निर्भर है। पाकिस्तान क्या चाहता है वही उसका मुकद्दर तय करेगा। यह पाकिस्तान को देखना है कि आर्थिक परेशानियों से उसे निकलना कैसे। गंभीर संकट में फंसे श्रीलंका की भारत ने मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। बिना किसी कारण के कठिन परिस्थितियां नहीं बनती। भारत का कहना है पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं कि हम उसकी मदद करें। पाक सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसने दोनों देशों के रिश्ते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने श्रीलंका के बुरे वक्त में भी मदद की थी। पड़ोसी की चिंता हिंदुस्तान की चिंता होती है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर देश की भावनाएं इस वक्त अलग हैं। पाकिस्तान को बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा, यह भारत का कहना है। सुनिए जरा, पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के हालात को लेकर, उनकी मदद को लेकर कुछ कहा है। Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. I mean, nobody reaches a difficult situation
sort of suddenly and without cause. So it is for them to find a way out. Our relationship today is not one, where we can be relevant directly to that process. There's naturally a neighbor's concerns and worry, but there's also a feeling, look, we have to help them to get through this. Tomorrow, if something happens to some other neighbor, that would be the case as well. But what the sentiment in this country is about Pakistan. तो विदेश मंत्री गए, आपको पता है कि इस देश में पाकिस्तान को लेकर भावनाएं क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तिजोरी खाली हो चुकी है, बदहाली है, तिजोरी में एक पैसा नहीं बचा है। और पैसा नहीं है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है वो देखिए जरा। पैसा नहीं है तो पाकिस्तान ये कर रहा है, ये तिजोरियां देखिए जरा, जितनी खुल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये और एक 13 वो, सब खाली है, सबके ढक्कन खाली है। आर्थिक संकट से बेरोजगारी और अराजकता बढ़ रही है पाकिस्तान में। शाहबाज समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे बचाएं। ये नोट आप देख रहे हैं, ये जो नोट हवा में उड़ रहा है और उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही कुछ नोट बचे। आईएसआई का सीक्रेट सर्विस फंड जो है वो भी सीमित कर दिया गया। लग्जरी सामान कारों पर जून 2024 तक रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में कागज का इस्तेमाल कम कर दिया जाएगा। 3 साल से खाली पड़े पद अब खत्म कर दिए जाएंगे। किसी भी विभाग में कोई भर्ती अब नहीं होगी पाकिस्तान में। जो रिटायर हो गए उनकी भी पेंशन सीमित कर दी जाएगी। सांसदों नेताओं से सुरक्षा प्रोटोकॉल वापस लेने की तैयारी है। रिटायर्ड जजों को पेंशन सिर्फ 5 लाख तक ही मिलेगी। सुरक्षा में अब काफिला नहीं, सिर्फ एक वाहन चलेगा, यानी अब शाहबाज ऐसे ही चलेंगे सुरक्षा के बिना। मंत्रियों को जो लग्जरी वाहन दिए वो वापस ले लिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की कारों की नीलामी करवाई जाएगी। मंत्रियों को बिजली पानी का बिल अब सरकार नहीं देगी, अपनी जेब से भरना होगा। सरकारी आवासों की भी नीलामी कर दी जाएगी। 5 स्टार होटलों में कोई मंत्री नहीं रहेगा। बैठकों के दौरान सिर्फ चाय बिस्किट मिलेंगे। कैबिनेट के आधे सदस्यों की सैलरी बिल्कुल नहीं दी जाएगी और जिनको मिलेगी 15% लगभग काट के मिलेगा। किसी भी सहयोगी स्टाफ को भी साथ नहीं ले जा सकेंगे। अगर मंत्री नेता विदेश गए तो सफर इकोनॉमी में होगा। सरकारी विभागों संस्थाओं का बजट 15% कम कर दिया गया है। विदेशों में पाकिस्तानी दूतावास का बजट भी कम होगा। यह है जो पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और हालात ये, मारा जा रहा है बेचारा गरीब आदमी, मारा जा रहा है रोज कमाने रोज खाने वाला। शादियां करना मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में। एक शख्स की शादी थी, आपको बताऊं, वो शादी करने जा रहा था लेकिन शादी नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। गाड़ी से जाएगा कैसे, लोग कैसे आएंगे? सुनिए। मैं पता नहीं किसी बेली यार मिहनत किया लभ्या रिश्ता लभ के सारा कुछ परसों रात मेहंदी की थी तो अगले दिन बरात की तैयारी करनी, सारा कुछ करना, बरात जानी सी। रात पेट्रोल महंगा हो गया, सारे रिश्तेदार इनकार करता ही नहीं आ सकते, भाई पेट्रोल बड़ा महंगा। हर रिश्तेदार फोन करके कह रहा भाई 5-5 10-10 लीटर पवाओ फिर असं जावांगे। और भाई मैं आप खोरे किवें पवाना, मैं पता नहीं किसी बेली यार मिहनत की कि भाई तू करना जो कुछ करना। उनको के पैदल आ जाए, वहां से पैदल आ जाए कि ये बंदा पूछे नाल वाली गली च जाना है, चंगा भली दूर बरात है यार, को 25-30 किलोमीटर सफर है। अच्छा आप अकेले चले जाए? को 2 बंदे नाल गवाह भी तो चाहिए ने कि अकेले चले जाए। मैं किहो जिहा निकाह हो रहा। लड़कियां लोग कहें पेट्रोल महंगा, भाईजान अकेले में आ गए, कोई बात नहीं, गवाह बाद में डाल। उन्होंने मैं कहा, कहते फिर तू भी ना आ, कोई मसले वाली गल नहीं है। और बंदा किधर जाए? लड़की क्या रिश्तेदारों में हुआ है या बाहर से हुआ है? कहां से? यार तू ये छड़ हो गया किसी तरीके नाल। 100 दरबार दी चादर लाई, 100 जगह मिन्नतां तरले कीते ने, 100 नफल मंगे। अब आपको बताते हैं किन किन कंपनियों पर ताले लटक गए। क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर ताले लटक गए। कंपनियों की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप। शाहबाज शरीफ दरबान बनकर बाहर बैठे हैं, कंपनियां ताला लगाकर चली गई हैं। कौन सी कंपनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गांधार टायर एंड रबर कंपनी, ऑटोमोबाइल के लिए टायर और ट्यूब बनाती है कंपनी। 13 फरवरी से अपना प्लांट बंद कर दिया है इसने। कहा है कच्चा माल का आयात नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बंद कर दिया है। दूसरी सुजुकी मोटरकॉप, जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर ताला लगा दिया है। कहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुर्जे ही नहीं मिल रहे हमें, तो चलाएं कैसे। इंडस मोटर्स, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने भी बंद कर दिया अपना।
आयात पर बैन के बाद ताला लटका दिया है। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड पिछले साल दिसंबर में कंपनी पर ताला लटकाया था। इन्होंने कहा है कम बिक्री के चलते प्लांट बंद कर दिया है। केएसबी पंप्स कंपनी, इंडस्ट्रियल पंप्स बनाने वाली कंपनी ने भी ताला लगा दिया है। यह हाल है उन जगहों के। उनका कहना आयात पर प्रतिबंधों के चलते हमने यह फैसला लिया है। ये हालात हैं कंपनियों के। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के माली हालात क्या हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तालिबान घुस रहा है। ये देखिए जरा, तालिबानियों को पता चल गया पाकिस्तान के पास आटा, रोटी, दाल भी नहीं है, तो बारूद या गोली का इंतजाम कैसे करेंगे इन्हें रोकने के लिए। तो ये तालिबानी देखिए पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। अब ये तालिबानी अंदर घुसकर आटा नहीं बांटेंगे, फूल नहीं देंगे, अंदर जाकर गोलियां चलाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये तालिबानी है जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं गोलियां चलाने के लिए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तालिबानी तो घुस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान की मदद की थी बुरे हालात में। तो ये जो आतंकी आप देख रहे हैं ये आतंकी था तालिबान में। भारत ने कहा इसे मार दो, हमारे लिए आतंकी है। तो तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत के लिए इस आतंकी को ढेर कर दिया। यह है फर्क। जो तालिबान को पाल पोस रहा था पाकिस्तान, आज उस पर गोलियां बरसा रहा है वो तालिबान। भारत ने समझा कि किस वक्त मदद करनी चाहिए। अब देखिए जरा, ये आतंकी को देख रहे हैं, आतंकी एजाज को तालिबान ने ढेर कर दिया है। और क्यों ढेर किया है, तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, इसे मूव कीजिए आगे। एजाज को ढेर कर दिया। एजाज ने भारतीयों को कई बार टारगेट किया था। काबुल और जलालाबाद में सुसाइड अटैक कराए। जनवरी में भारत ने एजाज को आतंकी घोषित कर दिया था। आतंकी एजाज अहमद अफगानिस्तान में रह रहा था। भारत ने तालिबानी सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद एजाज को तालिबान ने ढेर कर दिया है। आतंकी की बहन ने बताया कि अधिकारियों ने उसको बुलाया था। इसके बाद आतंकी के मारे जाने की सूचना मिली। आतंकी एजाज बचपन में श्रीनगर से पाकिस्तान चला गया था और पाक में हरकतुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। जाकर पाकिस्तान में ही एजाज को आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। भारतीयों के खिलाफ एजाज आतंकी मिशन चला रहा था। अब तालिबान ने भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया है। यह पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिन से उद्धव ठाकरे को नींद नहीं आ रही है। नींद तो वैसे महीनों से नहीं आ रही है। उद्धव को अब सुप्रीम झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है कि इनका मकसद था कि इनका सब कुछ कहीं छिन न जाए, फिर सड़क पर ना आ जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट देखिए जरा। नाम और निशान छिनने के बाद शिंदे को रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद हर दिन उद्धव को झटके लग रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव को एक झटका दे दिया है। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया। उद्धव को बीएमसी से लेकर शिवसेना भवन और बैंक अकाउंट छीनने का डर सता रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में किन जजेस के सामने यह मामला था। अगली ग्राफिक्स प्ले कीजिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जज, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच को सुन रहे थे। उसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे और जस्टिस जेबी पारदीवाला। इन जजों के सामने उद्धव के वकील कौन कौन थे? उद्धव की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे। अगला दिखाइए जरा। एकनाथ शिंदे की तरफ से पैरवी कर रहे थे नीरज किशन कौल और चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह थे जो पैरवी कर रहे थे। मनिंदर सिंह। अब आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई और उस पर उद्धव के लिए कौन सा बड़ा झटका था। आप देख रहे हैं इधर आपको इधर आपको वकील कौल और मनिंदर सिंह नजर आ रहे हैं और इधर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी खड़े। कपिल सिब्बल खड़े हुए, उन्होंने सबसे पहले कहा उद्धव ठाकरे गुट का पार्टी संगठन पदाधिकारियों के बीच बहुमत है। राज्यसभा में भी उद्धव गुट को बहुमत है, उन्होंने कहा।
सिर्फ 40 विधायकों की टूट के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है और सिर्फ 40 विधायक अलग हो गए इसलिए फैसला आया है। इसलिए विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे। यह गलत है। अगर यह भी आधार हो तो विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है, उसकी उपेक्षा की गई है। यह कपिल सिब्बल ने कहा। पार्टी कार्यालयों पर शिंदे गुट कब्जा कर रहा है। अभी ऑफिस ले रहे हैं, फिर बैंक अकाउंट भी ले लेंगे। ऐसे में कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे। विधानसभा में पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया है। आगे भी शिंदे गुट की ऐसी ही तैयारी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे लगाया जाए, कपिल सिब्बल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नोटिस जारी कर रहे हैं मिस्टर सिब्बल। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अब उद्धव गुट के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आयोग के फैसले के बाद ये लोग उद्धव गुट के सदस्यों को अयोग्य करार देने वाले, व्हिप जारी कर उन्हें अयोग्य भी करार दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिंदे गुट ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं करेगा जिसे ना मानने से उद्धव समर्थक, सांसद, विधायक अयोग्य हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने इस पर सहमति भी जताई। हम आपके बयान को रिकॉर्ड में ले रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस पर खड़े हुए वकील एकनाथ शिंदे के, उन्होंने कहा, नीरज किशन कौल ने कहा चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। 2018 में एक पार्टी का संविधान इन्होंने बना दिया था और इसमें सारे अधिकार अध्यक्ष के पास ही रहेंगे, ऐसा संविधान था। और इस तानाशाही भरे संविधान की जानकारी भी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी। सिर्फ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होना किसी विधायक को सदन के कामकाज से अलग नहीं करता है। और नीरज किशन कौल ने आगे कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक न लगाने के बाद अपना काम किया है। दोनों पक्षों ने खुद को असली पार्टी बताया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने विस्तार से सुनवाई कर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट ने इलेक्शन कमीशन के सामने खुद को साबित किया है। इस स्थिति में हम इलेक्शन कमीशन के आदेश पर स्टे नहीं लगा सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई। उद्धव कैंप अस्थायी नाम चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकता है। शिंदे गुट और चुनाव आयोग 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। आइए अब आपको सुनवाते हैं राज साहेब पाटिल जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे वकील, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ठाकरे गुट को धक्का ही माना जाएगा क्योंकि इसमें खाली नोटिस हो चुकी है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा लेकिन उन पे कोई स्टे नहीं है, यानी ठाकरे गुट को धक्का पहुंचा है। और दूसरी बात एकनाथ शिंदे गुट को राहत है ओनली नोटिस होने के कारण, यानी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर अभी अप्लाई है और उनके ही पास पार्टी और सिंबल रहेगा, स्पष्ट रूप से हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आप काउंटर फाइल करें और दूसरा ये भी कहा है कि नोटिस भी हो गया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिंदे गुट उनको नोटिस और ठाकरे गुट को काउंटर फाइल करने की माननीय न्यायालय ने सूचना की है। कुछ लोगों ने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय ले लिया कि ये शिवसेना और उसका सिंबल जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की इन लोगों के हाथ में नहीं रहेगी और किसी को हम देंगे। आज देश की राजनीति की हुकूमत जिनके हाथ में है उन्हें जिस तरह की स्थिति चाहिए इस तरह का डिसीजन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी से हम लोग देखते हैं। भाई कल कार्यकारिणी की बैठक थी, शिंदे ने कार्यकारिणी की बैठक ली और इसमें कई बड़े फैसले हुए। क्या फैसले लिए गए, क्योंकि शिंदे अब खुद प्रमुख बन गए शिवसेना के और शिवसेना से जुड़े सारे फैसले करने का अधिकार एकनाथ शिंदे के पास आ गया है। तो जो फैसले लिए गए कार्यकारिणी में, शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता चुन लिए गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद शिवसेना की यह पहली बैठक थी। बैठक में शिंदे गुट के विधायक और सांसद जुटे थे।
बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए और वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई। मराठी भाषा को अभिजात भाषा के दर्जे का प्रस्ताव दिया गया। स्थानीय भूमि पुत्रों को नौकरी में 80% जगह मिले, यानी जो मराठी हैं। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामन राव देशमुख हो। मराठी छात्रों के लिए एमपीएससी और यूपीएससी परीक्षा के लिए कोचिंग का इंतजाम किया जाए। ये फैसले इस कार्यकारिणी में हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको चौंका देगी। मोनू के नाम पर अब अशोक गहलोत फंस गए। कल मैंने आपको दिखाया था मोनू मानेसर को कि राजस्थान की पुलिस मोनू मानेसर को ढूंढ रही है। मोनू मानेसर की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। राजस्थान की पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। अगली तस्वीर दिखाई और मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायत हो रही है। उनका कहना है पुलिस ने अगर मोनू मानेसर को पकड़ लिया तो पुलिस टांगों पर वापस नहीं जाएगी। ये महापंचायत हुई थी, आज भी पंचायत हुई। अगली तस्वीर दिखाई। मोनू मानेसर पर आरोप था नासिर और जुनेद की हत्या का। आरोप यह था, अगली तस्वीर दिखाइए, कि गाड़ी में बोलेरो में जलाकर मार दिया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिस मोनू मानेसर का शोर आप सुन रहे हैं, यह मोनू मानेसर गहलोत की पुलिस ने न इसे आरोपी बनाया है, न गहलोत की पुलिस की एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम है। रिपोर्ट देखिए जरा। खुले हथियारों के साथ फिरते हैं, यूट्यूब पर गोली चलाते हैं, वीडियो डालते हैं, सिल्वर बटन मिलता है। पिछले एक हफ्ते से जिस मोनू मानेसर को विलन बनाया जा रहा था, जिस मोनू मानेसर को जुनेद और नासिर का हत्यारा घोषित कर दिया गया था, राजस्थान पुलिस अब उसी मोनू मानेसर पर फंस गई है। गहलोत की पुलिस की एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम ही गायब है। ओवैसी जिस मोनू मानेसर पर हमला कर रहे थे, गहलोत की पुलिस ने उस मोनू मानेसर को आरोपी तक नहीं बनाया है। राजस्थान के मुकामी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और उनको बताया कि देखिए मिसिंग है और फुला ढाबे से इनको किडनैप किया गया है। अगर उस वक्त वो प्रशासन हरकत में आ जाता, राजस्थान की सरकार, तो शायद वो बॉर्डर भी ना छोड़ पाते राजस्थान का, और उनको उसी वक्त रोक लिया जाता, उन बच्चों की जान को बचाया जा सकता था। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में पंचायत के दबाव में मोनू मानेसर का नाम हटाया गया, या साजिश के तहत पहले एफआईआर में मोनू का नाम डाला गया था? बड़ी घटना, मामूली घटना है। कुल घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दिलचस्प तस्वीर। आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि राजस्थान पुलिस क्या करती है। देखिए जरा, एक नाम अनिल, दूसरा श्रीकांत, तीसरा रिंकू सैनी, चौथा लोकेश और पांचवा नाम पढ़िए जरा। पांचवा लिखा है मोनू। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मोनू का नाम है, पांचवें नाम में मोनू का नाम लिखा है। देखिए नीचे सबसे आखिरी नाम किसका है? मोनू। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे ये मोनू कौन है। अगली तस्वीर दिखाई। आइए, आज राजस्थान की पुलिस ने 8 तस्वीरें जारी की हैं जिन्होंने नासिर जुनेद को मारा। इसमें अनिल का नाम है, श्रीकांत का नाम है, कालू का नाम है, किशोर का नाम है, गोगी का नाम है, शशिकांत का नाम है, विकास का नाम है और मोनू राणा का नाम है। मोनू मानेसर का नाम नहीं है। मोनू वो मोनू जो मानेसर का है, ये मोनू भिवानी का है, ये मोनू राणा है। तो पुलिस ढूंढ रही थी मोनू मानेसर को और एफआईआर में नाम है मोनू राणा का। अब सोचिए जरा, ना अशोक गहलोत को जवाब देते बनेगा। अब दोनों मोनू आपके सामने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है मोनू राणा और ये जो आप देख रहे हैं ये है मोनू मानेसर। नासिर जुनेद केस में ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो सामने आया है। 9 में से 8 आरोपियों की तस्वीर सामने आ गई। राजस्थान पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर जारी की। मुख्य आरोपी मोनू मानेसर का नाम लिस्ट में नहीं है। पहले एफआईआर में 5 आरोपियों में नाम शामिल था उसका। 5वें नंबर पर मानेसर निवासी मोनू का नाम था। मोनू मानेसर के नाम पर कई दिनों से हंगामा हो रहा था, पंचायत हो रही थी। मानेसर को लेकर हरियाणा में कई पंचायतें हो गई, पलवल में भी हो गई, भिवानी में भी हो गई। मोनू मानेसर पर एक्शन को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई कि खबरदार अगर गिरफ्तार कर लिया तो।
राजस्थान पुलिस को पंचायत से धमकी भी मिली थी। मोनू मानेसर पर से एफआईआर हटाने की पंचायत ने मांग भी कर दी। पुलिस ने जो तस्वीर जारी की है उसमें मोनू का नाम है, मोनू मानेसर नहीं है, उसमें मोनू राणा है। मोनू राणा की तस्वीर है। राजस्थान पुलिस पर मोनू मानेसर को अब फंसाने का आरोप लग रहा है। राजस्थान पुलिस के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने भी केस दर्ज कर रखा है। 40 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम में बजरंग दल का जिला संयोजक है मोनू मानेसर, और मोनू कई साल से गोरक्षक दल से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क भी मोनू ने अपना बनाया हुआ है। अब राजस्थान पुलिस को ना उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। सुनिए जरा भरतपुर के आईजी गौरव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहां उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। रिंकू ने जो बातें बताई हैं उसके आधार पर उन सब चीजों को टेक्निकली वेरीफाई करते हुए जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार। तो आईजी साहब को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर। इसका नाम है श्रीकांत, देख रहे हैं आप। पुलिस ढूंढ रही है श्रीकांत। पुलिस के द्वारा आज जो आरोपियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें इसका तस्वीर नहीं है। पुलिस ने इसके मामा के बेटे की तस्वीर लगा दी। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, इसमें कहीं श्रीकांत नहीं है। यहां लगा है श्रीकांत निवासी मारोड़ा नूह, और फोटो लगी है श्रीकांत के मामा के बेटे की, ऐसा कहना है, ऐसा आरोप है। अब आपको दिखाता हूं, पहले 5 और अब 9 आरोपी हैं। कौन कौन वो 9 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है और कैसे पुलिस खुद अपने पेच में फंस गई है। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड, ये वो लिस्ट है, ये वो तस्वीरें हैं जो राजस्थान पुलिस ने जारी की। अब भिवानी निवासी मोनू की तस्वीर जारी की गई है। ये है सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं मोनू की तस्वीर, ये वाली। 8 आरोपियों में श्रीकांत का नाम शामिल है और अनिल, कालू और किशोर भी आरोपियों में शामिल हैं। विकास, शशिकांत और गोगी की तस्वीर भी इसमें जारी की गई है। वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हो गई है। हरियाणा के जींद से गाड़ी बरामद करने का दावा किया गया है। नासिर जुनैद केस में 8 आरोपी अभी फरार हैं और 15 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में तब 5 आरोपियों के नाम थे। गो तस्करी के शक में जिंदा जलाकर मारने का शक था। आरोपी रिंकू सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिंकू से पूछताछ की और पूछताछ के आधार पर सुराग मिले। राजस्थान पुलिस रिंकू सैनी से अभी भी पूछताछ कर रही है। जो नाम वो ले रहा है उस हिसाब से तस्वीर यहां चस्पा हो रही है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। सुनिए एडीजी क्या कह रहे हैं, दिनेश एमएन, एडीजी क्राइम। रिंकू सैनी नाम के जो एफआईआर में भी नामजद थे और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी इनके रोल आया तो उनको अरेस्ट किया गया। उनके अरेस्ट के बाद कुछ कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, कुछ सीसीटीवी फुटेज है और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया कि जो रिंकू सैनी की पूछताछ से ये भी आया कि उसने कुछ नाम डिटेल्स भी दिया है, कौन कौन इन्वॉल्व है और सीडीआर वगैरह भी इनके एनालिसिस से भी कुछ लोगों के नाम आए हैं। वो नाम अभी आप लोगों को बता देंगे और उनके अरेस्ट करने के लिए प्रयास जारी है और हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है, हरियाणा पुलिस भी मदद कर रहे हैं। एडीजी को आपने सुन लिया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, आज हरियाणा में फिर महापंचायत हुई। ये आप देख रहे हैं, बीएचपी की ये महापंचायत थी, आज हरियाणा में हुई। मोनू मानेसर के हक में ये पंचायत बुलाई गई थी। सुनिए जरा पंचायत में जो लोग आए थे वो क्या कह रहे हैं। मतलब कानून का उल्लंघन ये करे, संविधान को ये तोड़े। अगर हम अपने गांव माता को बचा रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं, लोग ये तो गौ के वो है गुंडे हैं, गौ माता के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों भैया हम गुंडागर्दी कर रहे हैं? आज हम जवाब दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं जी भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। मोनू मानेसर जो कि बिल्कुल वॉलंटियरली केवल गौ रक्षा काम करता है,
कभी कोई उपद्रव नहीं करता है, कभी कोई किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम नहीं करता है। उस ऐसे धार्मिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को बहुत षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए पूरा समाज जो हम उसको हेल्प करते हैं, भाई हम टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो टाइम देता है, तो हम इसलिए उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार झूठे पंगे में लगाती है, दूध पानी तो हम करेंगे। राजस्थान सरकार तो हमेशा गो तस्करों को सपोर्ट करती है और गो रक्षकों को फंसाती है। उनका कानून अपना काम करे, तब ठीक अगर उन्होंने एफआईआर कर ली वापस क्लोज भी जाएगी। हमारे यहाँ कंप्लीट किया हुआ है एफआईआर को, तो मैं ज़्यादा इन बातों में नहीं पढ़ता हूँ। मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मामूली घटना है, कुल घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं। अशोक गहलोत की पुलिस खुद सवालों में है, लेकिन अशोक गहलोत के पास उसका कोई जवाब नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, चमत्कारी बाबा का कट्टे वाला भाई, बाबा बागेश्वर के भाई की तस्वीर वायरल है। ये बाबा बागेश्वर हैं, ये उनके छोटे भाई हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। लेकिन छोटे भाई, बड़े भाई चमत्कार करते हैं, छोटे भाई बंदूक चला रहे हैं, फायरिंग करते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये बाबा बागेश्वर के भाई जो हाथ उठाकर हवा में फायरिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने पहली बार अपने भाई के इस कारनामे पर कुछ बोला है। क्या कहा ये आपको सुनवाऊंगा, लेकिन बाबा बागेश्वर जिनके समर्थक हजारों करोड़ों लोग हैं, उनका छोटा भाई उसी इलाके में बंदूक लेकर एक शादी में घुस गया और उसके बाद खुलेआम हवा में फायरिंग की। आइए एक और तस्वीर में दिखाता हूं। यह है उसके बाद बाबा के भाई ने कहा यहीं तुम्हें मारूंगा। लोग कह रहे हैं छोड़ो बचाओ, ये भी फुल स्क्रीन लीजिए जरा। और भाई बीच में खड़ा हुआ है, कह रहा है यहीं मारूंगा। अब बाबा का भाई आखिर बंदूक लेकर कहां घुस गया, कहां पहुंचा और क्यों गोली चलाई, ये आपको बताते हैं। और इस पर बाबा क्या कुछ कह रहे हैं ये बताते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये बाबा का भाई है। बाबा बागेश्वर के भाई का नया वीडियो सामने आ गया और दलित परिवार के घर फायरिंग करता दिखा है भाई शालिग्राम ने दलित परिवार से मारपीट की। वीडियो में शालिग्राम दलित परिवार को धमका रहा है, तमंचे का डर दिखाकर परिवार के साथ गाली गलौज कर रहा है। एमपी के गड़ा गांव में स्थित है बागेश्वर धाम। गड़ा गांव के अहिरवार परिवार में बेटी की शादी थी किसी के। परिवार ने सामूहिक शादी कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया था। बाद में परिवार ने सामूहिक कार्यक्रम से इनकार कर दिया कि बाबा बागेश्वर जो सामूहिक शादी करा रहे हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अपना अलग कार्यक्रम करेंगे, बेटी की अलग शादी करेंगे। इस बात से गुस्सा और नाराज होकर बाबा का भाई बंदूक लेकर घुस गया। इसी दिन धाम में 121 गरीब कन्याओं की शादी बाबा बागेश्वर करवा रहे थे। दलित परिवार से नाराज शालिग्राम ने शादी में हंगामा किया, कट्टे के दम पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से दलित परिवार दहशत में है, डरा हुआ है। लड़की के पिता कल्लू अहिरवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन उसका कहना है, लोगों का जो उनका परिवार है उनका कहना है उन्हें डर लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना को लेकर बयान जारी किया है। पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं सनातन के काम को आगे बढ़ा रहा हूं और इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं। उनका कहना, मेरा भाई कुछ कर रहा है उसके लिए मैं जवाबदेह क्यों हूं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कानून को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, यह बाबा बागेश्वर का कहना है। सुनिए जरा, पहली बार अपने भाई के कारनामे पर बाबा ने कुछ कहा है, सुनिए। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और
जो करेगा सो भरेगा, हम सत्य के साथ हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं बाबा के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। ये है एफआईआर की कॉपी। 294, 323, 506, 427 इन धाराओं में बाबा बागेश्वर के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है छतरपुर की। एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए आपको बताता हूं कि आखिर जो धाराएं लगी हैं बाबा के भाई पर वो कौन कौन सी धाराएं हैं, इन धाराओं में कितनी सजा हो सकती है बाबा बागेश्वर के भाई को अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने शालीग्राम, ये बाबा का भाई है, शालीग्राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। MP की बमीठा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मारपीट SC/ST के एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। IPC की धारा 294, 323, 506 और 427 के तहत। धारा 294 यानी सार्वजनिक स्थल पर अपमानजनक व्यवहार करना। 294(2) इसमें 294 में 2 साल की सजा और जुर्माना है। धारा 323 यानी मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना तक लग सकता है। इसके अलावा 506 धारा आपराधिक धमकी का मामला है, इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है बाबा के भाई को। धारा 427 किसी के साथ गलत व्यवहार करना, इसमें 2 साल की सजा के साथ जुर्माना संभव है। पुलिस ने वीडियो की जांच के लिए बाकायदा टीम बना दी है। भीम आर्मी चीफ ने एफआईआर पर सवाल उठाए। एफआईआर में अवैध हथियार का जिक्र क्यों नहीं किया गया, यह उनका कहना है। भीम आर्मी ने शालीग्राम की गिरफ्तारी की भी मांग की है। 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आंदोलन करेंगे, भीम आर्मी का कहना है। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है, डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इस वीडियो के समय की, घटना दिनांक की पुष्टि की जा रही है, जांच की जा रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसमें कार्रवाई। सर बता रहे हैं कि वो परिवार बहुत दहशत में है, बहुत डरा हुआ है परिवार। इस तरीके का उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट हुई है। अभी अगर कोई परिवार इस प्रकार का है तो उसने पुलिस में कोई सूचना नहीं दी है। अगर ऐसी कोई सूचना देने से डर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन अगर कोई शिकायत करता है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा पाएगी। मतलब अगर शिकायत, क्या जो वो पिस्टल लहरा रहा है, क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जब ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं? सर उस चीज की जांच की जा रही है, सोशल मीडिया का कहाँ का वीडियो है, किसका वीडियो है और कब का वीडियो है। जैसे ये पुष्टि होती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बिहार लिए चलते हैं। खबर यह है कि होली बाद मुख्यमंत्री बदलने वाला है। तो होली के बाद क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नीतीश कुमार का पत्ता साफ होने वाला है। खबर यह है कि तेजस्वी की असली होली होने वाली है। क्या होली के बाद वाकई तेजस्वी बिहार की गद्दी पर बैठ जाएंगे और सीएम होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं चल रही। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, दिलचस्प, जरा देखिए। ये कुर्सी है, कुर्सी में नीतीश बैठे, बगल वाली कुर्सी तेजस्वी के लिए खाली है। तो नीतीश बैठे तो कुर्सी पर है अपनी, लेकिन बार बार बगल वाली कुर्सी की तरफ देख रहे हैं कि आखिर तेजस्वी कब आएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए कि क्या यह बड़ा बदलाव जल्दी होने वाला है। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? नीतीश कुमार के हाथों से सत्ता फिसलती जा रही है। बिहार में नीतीश हर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में पटना के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगले महीने तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाल सकते हैं। इस बार बिहार में होली तेजस्वी वाली होगी। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में नीतीश पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीतीश बाबू, विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए। वहीं बिखराव हो रहा है, जदयू के खंबे हिल रहे हैं। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि होली के बाद जिस कुर्सी पर अब तक नीतीश कुमार बैठे थे, क्या वो कुर्सी पर बैठने वाला शख्स बदल जाएगा? तेजस्वी यादव बैठेंगे अब इस कुर्सी पर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। आरजेडी के विधायक हैं विजय मंडल, उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी जल्दी इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। होली के बाद नीतीश तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे। आरजेडी के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं और सीएम नीतीश कुमार पीएम पद के लिए आगे बढ़े और यह गद्दी तेजस्वी को सौंप दें।
नीतीश ने तेजस्वी को कमान सौंपने की बात पहले कही, आपको याद होगा। नीतीश पर पूरा भरोसा है, वो अपना वादा जरूर निभाएंगे, आरजेडी के विधायक कह रहे हैं। सीएम पद पर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा तेजस्वी के सीएम बनने की अभी चर्चा उचित नहीं है, 25 की बात 25 के चुनाव में होगी, उन्होंने ये कहा है। सीएम बनने पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक, जो कह रहे हैं होली बाद तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको ये शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, तो कहाँ विरोधाभास है? 2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसमें विरोधाभास कहां से होगा? हमने भी वही कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा। तो नीतीश से दरअसल बिहार नहीं संभल रहा है। क्या बिहार में हालात है, पिछले कुछ दिनों की घटनाएं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही। नीतीश कुमार की पार्टी में खींचतान बढ़ गई है और उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है। कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश गलत रास्ते पर है। नीतीश की समाधान यात्रा को कोई खास समर्थन नहीं मिला है। आरजेडी के कई नेता और मंत्री नीतीश की नहीं सुनते हैं। आरजेडी नेताओं ने कई बार नीतीश के खिलाफ बयान दिया है। कम सीट को लेकर नीतीश पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। आरजेडी से गठबंधन के बाद अपराध और बढ़ गया है। दिन दहाड़े अपहरण और मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल कर रहा है। 20 फरवरी को राजधानी पटना में भारी हिंसा हुई। पार्किंग विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि 50 राउंड फायरिंग चल गई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 36 घंटे तक पटना जलता रहा। नीतीश कुमार हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होली के बाद नीतीश कुमार सत्ता सौंप देंगे तेजस्वी को? तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अब इसके मायने आप समझ जाइए। सही बात कि क्या है। सर कोई धोखा तो नहीं हुआ आपके साथ? कोई धोखा तो नहीं हुआ? ये किस बात का धोखा होगा? ये जो लग रहा है कि बात तो चेंज हो रहा है कि बनेंगे 25 में बनेंगे 24 में बनेंगे। ललन सिंह बोल रहे थे। ललन सिंह बोल रहे थे। वो आप लोग पूछ रहे हो ना, 25-24 वो तो दूर की बात है। तो क्या गलत बोला उन्होंने? तो तेजस्वी को देख लिया, बड़े भाई भ्राता को देखिए जरा। ये है तेज प्रताप। तेज प्रताप आज साइकिल से रवाना हुए और अंदाजा लगाइए कहां जा रहे हैं। तेज प्रताप जा रहे हैं अपने मंत्रालय, मंत्री जी हैं, मंत्रालय जा रहे हैं साइकिल पर। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। बिहार के मंत्री साइकिल पर निकले। तेज प्रताप अपने जुदा जुदा हरकतों की वजह से ही जाने जाते हैं। ये देखिए मंत्री जी साइकिल पर रवाना हो गए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मंत्री जी के सपने में मुलायम सिंह यादव आए थे। जी हाँ, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तेज प्रताप के सपने में आए। सुनिए जरा, खुद कह रहे हैं वो। आज 9:30 बजे सुबह में मैंने सपना देखा और सपने में नेताजी आए थे, मुलायम सिंह जी। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की और कि आज हमारे मन में आया कि आज चलते हैं साइकिल से, इससे पर्यावरण भी बचा रहेगा। और सपने में मेरे नेताजी ने खुद मेरे साथ साइकिल चलाया। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? तेज प्रताप के साथ कुछ भी हो सकता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। ये जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये गाना गाती हैं यूपी में काबा, और इन्होंने गाना गाया और पुलिस ने इन्हें नोटिस दे दिया। तस्वीर दिखाइए अगली, और ये गाना सुनाइए। पहले इनका गाना सुनिए, फिर आपको नोटिस सुनाइए। बाबा के दरबार
बा ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे इस गाना गाने पर इन्हें नोटिस दे दिया गया। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। नेहा को, इनका नाम नेहा है, नेहा को नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दरअसल कानपुर देहात में जो आगजनी हुई थी उस पर इन्होंने ये कविता लिखी थी। यूपी पुलिस ने नेहा के दिल्ली वाले घर पर नोटिस थमाया है। नोटिस देकर 3 दिन में नेहा ने से जवाब मांगा गया है। 3 दिन में कानपुर अग्निकांड को लेकर नेहा ने तंज कसा था। नेहा के गीत के बोल और सत्यता को लेकर सवाल उठे। गीत के जरिए पुलिस का कहना है नफरत फैला रही है नेहा। पुलिस ने नेहा राठौर से कुल 7 सवाल पूछे हैं। क्या वीडियो में आप स्वयं हैं या नहीं? गाना अपलोड करने वाले यूट्यूब, ट्विटर अकाउंट आपके हैं क्या? गाने पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप खुद चलाती हैं? सोशल मीडिया पर आप खुद वीडियो अपलोड करती हैं? और जो गाने गाए वो खुद लिखे हैं या किसी और ने लिखे हैं? गीत लिखने और गाने का आधार क्या है? गीत से समाज में पड़ने वाले प्रभाव से आप वाकिफ हैं या नहीं? ये सारे सवाल पूछे गए। सुनिए जरा, उसके बाद अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। क्या लगता है कि जो उनके फैक्ट्स हैं वो कुछ गलत है, इस कारण नोटिस दिया कि? अब देखिए, कोई नोटिस देना किसी भी मामले में यह संबंधित एजेंसी, संबंधित संस्था का अधिकार होता है, लेकिन अभी हमारी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। नोटिस वाली सरकार है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं सिर्फ एक बात जनरल साहब से बोलना चाहता हूं। और पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं वो हमसे बहुत सीनियर हैं, हम तो उनके सामने बड़े छोटे हैं। पर जो 1971 की लड़ाई हुई थी उसकी कई वजूहात थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ था इंडिया के लिए 1971 की लड़ाई का जो ट्रिगर था वो था